दुनिया में जब से दुनिया क्रिएट हुई है, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई है, तो नेचुरल डिज़ास्टर के बाद जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का, वो होते हैं डिजीज़ेस। और डिजीज़ेस से कैसे बचा जाए और कंट्रोल किया जाए, ये सिर्फ बायोलॉजी के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे मेजरमेंट्स या ऐसे क्रिएटिव ऐसी डिजीज़ से बचने के तरीके जो है वो इन्वेंट करे और लोगों को जो है वो डिजीज़ से बचाए। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, अब आप देखो आपके आजकल कोरोना जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। अब कोरोना से बचना या कोरोना से जब भी ये कोरोना का डिजीज़ आया तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जो था वो साइंटिस्ट, ये जो मेडिकल रिसर्चर्स होते हैं, ये जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, उनकी तरफ जो था वो अपनी सारी उम्मीदें या अपनी सारी जो होप्स थी वो उनके ऊपर थी। हमने जो था वो इस कंडीशन में किसी टेक्नोलॉजिस्ट या किसी IT स्पेशलिस्ट, किसी को भी जो था वो हम लोगों ने वो कंसर्न नहीं किया सिवाय बायोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल रिसर्चर्स पे। बिकॉज हमारे जो जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके हाथ में जो होता है वो ये डिज़ीज़ से प्रिवेंशन, उससे जो होता है वो कंट्रोल के मेथड्स होते हैं। तो डिज़ीज़ को जो होता है वो हम लोग 3 तरीक़ों से जो होता है वो टैकल करते हैं। पहला प्रिवेंशन, यानी कि डिज़ीज़ से बचने के तरीके। देन अगर वो डिज़ीज़ होने से बचने के लिए हम लोग जो होता है वो सर्टेन वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और फिर अगर वो डिज़ीज़ हो जाए तो उस होने के बाद जो होता है वो हम सर्टेन ड्रग ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स की। डिज़ीज़ होने से बेहतर ये है कि आप जो है वो उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस ले लें। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिज़ीज़ से किस तरह से बचना है? तो वो आंसर्स आपको बायोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एड्स आई थी तो एड्स जो थी वो इतनी ख़तरनाक बीमारी थी कि लोग जो एड्स के पेशेंट होते थे उनको अछूत समझते थे, यानी कि उनके साथ किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट रखना जो था वो हराम समझते थे। और जो एड्स के पेशेंट होते थे वो बीमारी से फाइट करने के साथ साथ लोनलीनेस से भी फाइट करते करते मेंटल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो जाते थे। तो देन साइंटिस्ट ने जब एड्स के वायरस को स्टडी किया तो दे केम टू नो कि एड्स जो होता है वो आपके ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जितने भी सलाइवा वगैरह होता है या टीयर्स होते हैं उनके थ्रू जो होता है वो ट्रांसमिट होते हैं। सो जिसकी वजह से वी केम टू नो कि अगर हम लोग एड्स के पेशेंट को जो है वो उनको विजिट करेंगे हॉस्पिटल्स में, या उनके साथ जो है वो उनको टच करेंगे, उनके साथ इवन खाना खाएंगे, तो हम लोगों को जो है वो एड्स की जो बीमारी होगी वो नहीं होगी। इसी तरह फिर दूसरी मिसाल आजकल के केस जो कोरोना है, कोरोना से लेते हो कि जब कोरोना आया था तो जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। बिकॉज वी ऑल नो कि 2020 में जब कोरोना आया था तो जिसको कोरोना होता था हमें लगता था कि डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने जब कोरोना के पेशेंट्स को स्टडी किया और जब कोरोना के वायरस को स्टडी किया तो दे केम टू नो कि जो कोरोना है उससे बचने के आपके पास सर्टेन मेजरमेंट्स होती हैं। और उस वजह से उन लोगों ने क्वारंटीन का जो प्रोसीजर था वो प्रपोज किया था। और फिर साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आप लोग हेल्दी खाएंगे या अपनी इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सर्टेन एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करेंगे, तो आप जो है वो इस डिज़ीज़ से बचे रहेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनाइजेशन की। अब डिजीज़ आप सारी ज़िंदगी तो आप घर में नहीं रह सकते। इवन आप कोरोना को देखें, जब कोरोना आया था तो एक कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से जो था वो लोग एक खौफ की ज़िंदगी गुजारे थे और उस वजह से आपके जो लोग थे वो अपने घरों में रह गए थे। आप अपनी स्ट्रीट्स में देखते तो वो एम्प्टी थी, पार्क्स आपके एम्प्टी थे, इवन जो स्कूल थे वो सारे एम्प्टी थे। तो अब सारी ज़िंदगी जो थी वो लोग घरों में तो नहीं रह सकते थे। बच्चों ने स्कूल में पढ़ना था, लोगों ने जॉब्स करनी थी, इकोनॉमी ने ग्रो करना था। तो उसके लिए जो था वो फिर अगेन बायोलॉजिस्ट आए एंड बायोलॉजिस्ट ने जो था वो वैक्सीनाइजेशन का जो प्रोसीजर था कोरोना की वो इंट्रोड्यूस करवाया। और अब आप देखें 2021 के अंदर लाइफ जो है वो नॉर्मल इसलिए हो रही है क्योंकि वैक्सीनाइजेशन जो है वो कोरोना की आ गई है मार्केट में और लोग वैक्सीनाइजेशन के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और जो है वो इस तरह की बीमारी से बच रहे हैं। अब वैक्सीनाइजेशन कब स्टार्ट हुई? वैका मीन्स काउ। तो वैक्सीनाइजेशन क्योंकि सबसे पहले दुनिया के अंदर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनाइजेशन क्रिएट हुई थी, सो दैट्स वाई, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के जो अगेंस्ट इम्यूनिटी थी वो काउ से ली गई थी, तो इसलिए हम लोग जो है वो वैक्सीनाइजेशन के लिए वैका का वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैक्सीनाइजेशन हम उस ऐसे डिजीज़ या ऐसे डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनिटी को कहते हैं। अब वैक्सीन के अंदर जो होता है वो हमारे पास या तो डेड बैक्टीरियाज होते हैं या किल्ड बैक्टीरियाज होते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं और उनको जो है वो हम अपनी इम्यूनिटी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और उससे ये होता है कि फ्यूचर के अंदर अगर वो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ भी जाए तो हमारी बॉडी जो होती है वो उसको अगेंस्ट इम्यून होती है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इजीली लड़ सकती है। अब ये स्मॉल पॉक्स के ऊपर साइंटिस्ट जो है इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स जो है वो आज दुनिया से कम्प्लीटली जो है वो रिमूव्ड हो गया।
तो इसीलिए अब जितने भी डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए साइंटिस्ट जो है वो सर्टेन वैक्सीन्स पे काम करे। यहाँ तक कि जो एड्स की वैक्सीन है वो भी जो है वो ह्यूमन ट्रायल की बेसिस पे आ गई है और ह्यूमंस के ऊपर उसका ट्रायल हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल, और अगर वो सक्सेसफुल होगी तो फिर वो जो है वो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए जो है वो अवेलेबल होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं डिजीज़ की। हर डिजीज़ जो होती है वो वैक्सीनाइजेशन के थ्रू जो है वो प्रिवेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिजीज़ की बात करें, जेनेटिक डिजीज़ में कोई वैक्सीनाइजेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इवन कैंसर की बात करें तो कैंसर भी आपकी बॉडी के म्यूटेटेड सेल्स की वजह से होती है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रिवेंशन या उसके अगेंस्ट भी आप कोई वैक्सीनेशन नहीं रह सकते। तो आखिर में हमारे पास जो है वो इन डिजीज़ से लड़ने के लिए ड्रग ट्रीटमेंट और आजकल जो लेटेस्ट है जीन थेरेपी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई है। ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी, ड्रग ट्रीटमेंट एज अ नेम शो कि ये जो है ये आपको ड्रग्स सर्टेन मेडिसिन दी जाती है और उस मेडिसिन जो है ये आपकी बॉडी को डिजीज से लड़ने में हेल्प करती है। जीन थेरेपी इज डिजाइन फॉर द जेनेटिक डिजीजेस। अब जेनेटिक डिजीजेस में जैसे अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये जेनेटिक डिजीज़ है और इसके अंदर जो है जब तक आपकी जीन्स जो है वो हेल्दी या जीन्स आपकी ठीक नहीं होगी तब तक जो है वो आपकी डिजीज़ जो है वो क्योर नहीं होगी। जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से ब्लड लेते हैं और उसकी ब्लड में हेल्दी जीन्स इंसर्ट करवाते हैं थ्रू दिस रेट्रोवायरसेस। अब जब ये हेल्दी जीन्स इंसर्ट होती है तो इन ब्लड सेल्स के अंदर जो आपकी डैमेज जीन होते हैं वो रिप्लेस हो जाती है थ्रू दिस हेल्दी जीन्स, और फिर ये हेल्दी जीन्स जो है ये इंजेक्शन के थ्रू जो है ये हेल्दी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर आपकी बॉडी के अंदर वो हेल्दी जीन्स जो होते हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं और आपके जो है वो हेल्दी ब्लड की प्रोडक्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है। और इस तरह से जीन थेरेपी के थ्रू हम लोग जेनेटिक डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोग करते हैं वो होती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एज द नेम शो कि ये जो होते हैं ये बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम जो है मेडिसिन यूज़ करते हैं और ये बैक्टीरिया से ही क्रिएट होती हैं। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो आपकी पेनिसिलिन थी और पेनिसिलिन जो थी वो आपके एक सर्टेन फंगस जो था वो उससे क्रिएट हुई थी। फिर हमारे पास आती है कैंसर ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया था कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर जो आपके पेशेंट होता है उसके अपनी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं और वो बॉडी के अगेंस्ट जो होता है वो एक्शन या डिजीज कॉज करते हैं। तो कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोगों के पास जो होता है वो दो मेन ट्रीटमेंट होती है। पहली होती है रेडियोथेरेपी। उसमें हम क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि जो कैंसर के सेल्स हैं वो एक खास एरिया पे कन्फाइंड है, तो वो जो आपकी न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं उनके ज़रिए उन सेल्स को टारगेट करते हैं और उन सेल्स को जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ये रेडियोथेरेपी जो थी वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी और उससे जो है वो पेशेंट्स जो होते हैं वो हेल्दी तो हो सकते हैं, लेकिन समटाइम कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एक जगह पे रहने के बजाय पूरी बॉडी के अंदर जो होता है वो फैल जाते हैं। और फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी का एक और लिमिटेशन ये होती है कि आप हर बॉडी के ऑर्गन के ऊपर रेडियोथेरेपी यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी में हम सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो केमिकल्स होते हैं ये आपके कैंसर सेल्स जो होते हैं वो उनको किल कर रहे होते हैं। फिर हम लोग जो होता है वो फिर हम एक क्लोनिंग की टेक्निक जो होती है वो भी होती है। क्लोनिंग हमने प्लांट्स से पढ़ी थी कि प्लांट्स के अंदर जब हमने आइडेंटिकल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी होती है तो उसके लिए हम लोग क्लोनिंग करते हैं। तो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी होती है तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो क्लोनिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। और क्लोनिंग के अंदर जो है वह यस ह्यूमन भी क्लोन हो सकता है, लेकिन ह्यूमन की जो क्लोनिंग है वो थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए जो है साइंटिस्ट जो है वो उस पर प्रॉपरली काम नहीं करे। ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की जो है वो क्लोनिंग होती है। तो 1997 में जो था वो सबसे पहले एनिमल की क्लोनिंग की गई थी और वो थी डॉली की। डॉली की कैसे, अब जैसे ये जो थी ये अडल्ट डॉली थी, ये अडल्ट शीप थी, इसकी बॉडी से हमने एक सेल लिया। वी ऑल नो कि आपकी बॉडी से कहीं से भी आप सेल लो तो वो आइडेंटिकल होता है। उस सेल्स में से हम लोगों ने डीएनए जो था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया कि हमने एक और फीमेल जो थी वो गोट ली और उस फीमेल गोट के अंदर से जो उसके एम्ब्रियोनिक सेल्स थे उस एम्ब्रियोनिक सेल्स में से जो था वो न्यूक्लियस को रिमूव किया और उस न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद हमने जो डॉली था, डॉली का जो न्यूक्लियस था जिसके अंदर डीएनए था वो डाला और फिर ये जो सेल था ये वापस इस फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवा दिया। अब इस फीमेल की बॉडी के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है उस बेबी के अंदर क्योंकि इसकी जीन्स है तो इसके कैरेक्टर्स और इसकी जो है वो इसी का आइडेंटिकल होगा। और फिर जब ये बेबी गोट जो है ये प्रोड्यूस हुआ तो ये जो था ये इसकी आइडेंटिकल या इसका ट्विन था। तो इसलिए जो था ये इसकी रीबर्थ हुई और रीबर्थ में जो था ये डॉली आई और डॉली ने इस चीज़ को प्रूव किया कि क्लोनिंग में आप जो है वो किसी भी चीज़ का क्लोन कर सकते हैं।
इसके बाद ये जो क्लोनिंग टेक्निक जब सक्सेसफुल हुई तो ह्यूमंस की क्लोनिंग के ऊपर बात आई, और अगेन एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन की, क्योंकि ये जितने भी बिलीनियर्स होते थे वांट टू रीबर्थ, वो अपना रीबर्थ किया, वो दोबारा ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि अगर वो अडल्ट हैं और हम उनके डीएनए को लेकर किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर डाल दें और फीमेल की बॉडी के अंदर जो बेबी ग्रो करे वो उसी बंदे के डीएनए, और डीएनए मीन्स कि उसके वही आइडेंटिकल उसका ट्विन हो, तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी थी। बिलीनियर्स ने इस चीज़ पर इन्वेस्ट भी करना था, लेकिन आपके सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स जो थे वो इसके ऊपर आए और दे से कि जो सोल होता है या जो रूह होती है वो एक ही होती है, और अगर आप किसी बंदे को रेप्लिकेट करेंगे तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूह जो है वो दोबारा रेप्लिकेट हो। तो इसमें थोड़े से एथिक इश्यूज आ गए, थोड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से ये जो है ये ब्लैक लैब्स में तो हो रही है लेकिन सरफेस पे नहीं हो रही।